हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था मैनेजमेंट का मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। उसके अलावा हमने देखा था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की मीनिंग और उसके कुछ केस स्टडीज़ हमने देखे थे। उम्मीद है आपने सारे केस स्टडीज सॉल्व कर लिए होंगे। जो भी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड होगा वो सारे केस स्टडी आपने कर लिए होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम रहा होगा तो आप जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप उसको भेज सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, इसी के बारे में हमको देखना है। देखिए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बोला गया कि मैनेजमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने का मेन मोटिव ये होता है कि हम किसी भी तरह से उसके जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं, जो भी गोल डिसाइड किए गए हैं, उन गोल्स को हम अचीव कर लें। अब आपने देखा था कि हमने जब आपको ऑब्जेक्टिव बताया था तो उसमें हमने बोला था कि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, ऑल द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। यानी जितने भी एम्प्लॉय होंगे, जितने भी वर्कर्स होंगे, इवन मैनेजर्स होंगे, वो सारे क्या करेंगे? अपने सारे एफर्ट्स को लगाएंगे। किस लिए लगाएंगे? बेसिक पर्पस क्या होगा? बेसिक पर्पस उसका बस ये है कि उनको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेना है किसी भी तरह से। और हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मस्ट बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड में, तो चाहे किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, सबका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी पर्सन होगा, जो भी एम्प्लॉयज होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो सारे अपने एफर्ट्स को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगा देते हैं कि किसी भी तरह से वो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो यानी एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एग्जिस्ट फॉर इट्स ओन गोल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है उसके गोल पे। यानी अगर उसका एक अच्छा गोल होगा और उस गोल को वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम अचीव करते रहेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी डिमेरिट से सर्वाइव नहीं करेगा। उसको हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने सबसे पहले पॉइंट में देखा कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। और गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि टारगेट को अचीव करना, और टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज को डायरेक्ट कर देते हैं फॉर द पर्पस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इसके साथ साथ हमने देखा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, ऑर्गेनाइजेशन का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, सबका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो अपना पूरा परफॉर्मेंस देते हैं ताकि किसी भी तरह से वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। थर्ड, हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको एक पर्टिकुलरली अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अगर गोल सेट नहीं करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। विदाउट गोल कोई भी परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि किसको काम क्या करना है। तो हमने गोल ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। हम गोल ओरिएंटेड में हमने देखा कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, यानी सारे एफर्ट्स जो होंगे, एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज must be directed towards achievement of goal। यही हमने बोला कि एफर्ट्स क्या किए जाएंगे? डायरेक्ट किए जाएंगे। एक तरफ सारे लोग एक ही दिशा में काम करेंगे। क्या वो दिशा होगी? फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, उस गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा हमने बोला इसमें कि गोल इज द बेसिक एग्जिस्टेंस फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, गोल की वजह से ही वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बिना उसको सरवाइव करना उसका मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होने का मतलब है कि अगर आपने कोई गोल ही नहीं डिसाइड किया तो बस सारे लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं। अगर आप एक एज ए स्टूडेंट अगर आपकी बात करें
तो आपका गोल क्या है? अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपका गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाएं। एज ए एम्प्लॉय क्या है? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। एज ए एम्प्लॉयर क्या है? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। यही आपका गोल होता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है पर्टिकुलर टाइम टू टाइम अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग गोल्स सेट करता रहता है, और उस गोल्स के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को लगाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल अचीव कर सकें। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड देखिए, कह रहा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सबसे पहले समझते हैं कि परवेसिव का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि आपको मैनेजमेंट जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह आपको मैनेजमेंट दिखेगा, चाहे वो एक स्कूल हो, चाहे वो एक हॉस्पिटल हो, चाहे वो एक कोई प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, किसी भी जगह पे आपको मैनेजमेंट वो दिखेगा। तो अगर हम परवेसिव की मतलब की बात करें तो परवेसिव का मतलब है एवरीवेयर। आपको हर जगह वो चीजें दिखेंगी, या हम इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल। हर जगह आपको मैनेजमेंट जो है दिखेगा। विदाउट मैनेजमेंट नथिंग कैन बी पॉसिबल। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव कर सकते हैं, गोल ही नहीं अचीव कर सकते हैं। तो फिर मैनेजमेंट का होना क्या है? हर जगह बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो अब कौन कौन से जगह है जहाँ पे मैनेजमेंट का होना जरूरी है? तो हमने आपको बताया कि वो हर जगह होना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कहाँ कहाँ होगा। तो एग्जाम्पल्स में देखिए, अगर हम स्केल की बात करें, स्केल ऑफ ऑपरेशन की, यानी अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कोई मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, तो वहां पे भी क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्रीज में आपका क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा तो टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते हैं। ये स्मॉल स्केल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो। उसके बाद हम बात करते हैं पर्पस की। पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है चाहे वो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर सकता है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो चाहे वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हो, चाहे लीगल इन्वायरमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट, कहीं भी आपको अगर बात करते हैं तो हर जगह पॉलिटिक्स करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें अगर वो नहीं करेंगे तो कभी भी उनकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ग्रो नहीं करेंगी। इकोनॉमिक कंडीशन को भी वैसे ही प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, नहीं तो आप देखते हैं कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, कभी रिसेशन, हर तरह के पीरियड्स आते रहते हैं, उन सबको मैनेज करना पड़ता है। लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन का प्रॉपरली अपडेशन होना, हर समय वो चेंजेस होते रहते हैं, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करना, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना, ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट हैं। मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल की बात करें, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम, मिनी माइक्रो सेकेंड्स में आपके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होते हैं। आज कोई फोन आया, 2 दिन बाद ही फिर दूसरा उसका अपडेट आ गया, सैमसंग A7 तो सैमसंग फिर A9, ऐसे तुरंत वो अपडेट करते रहते हैं। सोशल इन्वायरमेंट हो, कस्टम एंड ट्रेडिशन को मेंटेन करने के लिए सोसाइटीज़ के हम मैनेज करते हैं, और अगर वो मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं होता है तो हमारी सोसाइटी में हमारी कोई वैल्यू, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू डाउनफॉल करने लगती है। तो ये है आपका परवेसिव का मतलब। इसके अलावा अगर हम लेबल्स के अकॉर्डिंग देखें, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो चाहे टॉप लेवल इंप्लॉइज हो, चाहे मिडिल लेवल इंप्लॉइज हो, या आपके लोअर लेवल इंप्लॉय हो,
हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। टॉप लेवल अगर प्रॉपरली चीजों को, पॉलिसीज को मैनेज नहीं करेगा, फ्रेम नहीं करेगा, तो मिडिल लेवल कभी भी वर्कआउट उन पॉलिसीज पे नहीं करा पाएगा लोअर लेवल से। और अगर मिडिल लेवल प्रॉपरली उनको लोअर लेवल को अपने जो भी उसकी पॉलिसीज टॉप लेवल के द्वारा उसको प्रोवाइड की गई हैं, वो अगर लोअर लेवल को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेगा तो कभी भी वो पॉलिसीज लोअर लेवल के द्वारा ऑपरेट नहीं हो पाएंगी। वैसे ही लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। तो ये आपका था मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट आपको हर जगह दिखेगा, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, चाहे कोई इकोनॉमिकल कंडीशन हो, इन्वायरमेंट हो किसी भी तरह का, या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विदाउट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम इसमें, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट को बोला गया कि मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलरली ये वर्क करता है। अगर मैनेजमेंट को हम रोक देते हैं तो फिर हमारा काम भी क्या होगा, रुक जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया रेगुलर, प्रोसेस का मतलब हमने आपको बताया था, प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि प्रोसेस जो है किसी भी मैनेजमेंट का आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग से स्टार्ट होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा विदाउट ऑब्जेक्टिव तो वो वर्क कर ही नहीं सकता। तो जैसे ही उसने ऑब्जेक्टिव अचीव किया उसके बाद वो प्लानिंग करता है कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। प्लानिंग के बाद दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, उन रिसोर्सेस को हम कैसे ले आएंगे, कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिए, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, तीनों रिसोर्सेज का एक्वायरमेंट हम किस में करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग हम डिसाइड करते हैं थर्ड प्रोसेस, जो कि होता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करते हैं ताकि वो हमारे जो भी प्लान डिसाइड किए गए उस प्लान के अकॉर्डिंग उस रिसोर्सेज को यूज कर सकें वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमने आपको बताया था डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, कि प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज। आपके पास एम्प्लॉय आ गए, अब एम्प्लॉय काम कैसे करेंगे, उसमें से जो बेहतर एम्प्लॉय है, जो मैनेजर बन गया, वो आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि कैसे काम करना है। अगर आपका काम सही नहीं है तो आपको मोटिवेट करेगा, जो भी उसके अंदर क्वालिटीज होंगी सारे आपको दिखाएगा, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटीज भी इंप्रूव हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपने किया है और जो स्टैंडर्ड आपने ऑब्जेक्टिव में सेट किया था, दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं, और अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उन डिफरेंसेस को फिर से दूर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला फिर से दूर किया जाता है। फिर से दूर करने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे ही आप कंट्रोलिंग फंक्शन करते हैं, जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कंपेयर करते हैं तो बीच में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन डेविएशंस को, उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम फिर से उन डिफरेंसेस को कैसे सही करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, और उन करेक्टिव एक्शंस को लेने के लिए फिर से हमें प्लानिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। और जैसे ही आप प्लानिंग फिर से आ जाते हैं तो प्लानिंग फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्रोसेस प्लानिंग से स्टार्ट हुआ था, और दोबारा उन डेविएशन को दूर करने के लिए प्लानिंग पे वो प्रोसेस फिर से आ गया। यानी प्लानिंग जो है, यानी मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूअसली वर्क कर रहा है। प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में जो भी डेविएशन आया उन डेविएशन को कैसे दूर करेंगे, फिर से प्लानिंग, उन प्लानिंग को फिर से रिसोर्सेज चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, फिर वो सेम सिमिलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि कैसे ये हमारा स्टार्ट हुआ। जैसे देखिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हमने एज ए स्टूडेंट आपको रखा है, और आप स्टूडेंट के रूप में आपने जो है अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। आपने सोचा कि हम जो है 90% सिक्योर करेंगे। 90% सिक्योर करने की आपने बात कही कि हमें 90% किसी भी तरह से 90% लेके आना है। अब आपने इस 90% लाने के लिए आपने प्लानिंग स्टार्ट किया कि आप प्लान करने लगे कि हमें क्या क्या करना होगा, उसके बाद कैसे करेंगे, कब करेंगे, सारा कुछ आपने प्लान में डिसाइड कर दिया। प्लानिंग में डिसाइड करने के बाद आपने रिसोर्सेज अरेंज किए, बुक्स आए, स्कूल्स गया, बैग लिया, आपने व्हीकल्स यूज किए, ये सारी चीजें आपने ऑर्गेनाइजिंग में यूज किया। उसके बाद
आपको टीचर्स चाहिए, आपने टीचर सेलेक्ट किया, किस टीचर से पढ़ेंगे, कितनी देर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपने स्टाफिंग में सेलेक्ट किया। वो टीचर्स जो है आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करने लगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। और लास्ट स्टेप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और लास्ट स्टेप जो है वो है आपका कंट्रोलिंग। लास्ट में आपने एग्जाम दिया, और एग्जाम देते टाइम या आप रेगुलर जो हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट ये सब जो एग्जाम देते हैं उनमें आपने देखा कि जो पहला ही टेस्ट था या हाफ ईयरली था, आप वहां पे जो मार्क्स सिक्योर करते हैं वो 80% आप मार्क्स गेन करते हैं। अब देखिए ये है आपका एक्चुअल टारगेट। एक्चुअल आपने डिसाइड किया था कि सॉरी स्टैंडर्ड, आप ये स्टैंडर्ड टारगेट है, आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि हम 90% सिक्योर करेंगे, बट एक्चुअली आपने कितना गेन किया? एक्चुअल गेन जो है आपका 80% है, आपने 80% मार्क्स सिक्योर किया। अब 90% आपने डिसाइड किया था, 80% आप अचीव कर रहे हैं, तो डेविएशन कितने का हो गया? 10% का। 10% जो है ये है डेविएशन, और इस डेविएशन को आपको क्या करना है? मिनिमाइज। आप पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट उसको कम तो जरूर कर सकते हैं। अब डेविएशन को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? अब नेक्स्ट एग्जाम में आप सोचेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम में किसी भी तरह से हम 90% मार्क्स लेके आएंगे। वो 90% हमारा कम नहीं होना चाहिए, हम उससे और ज्यादा लाएंगे, लेकिन 90% तो मिनिमम में लाना ही लाना है। लेकिन अब ये मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो आप अब एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप प्लानिंग करते हैं अच्छे ढंग से कि कैसे हम पढ़ें, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दें, कितने देर हम उस पे ज़्यादा टाइम से टाइम टू टाइम दें, ताकि वो सब्जेक्ट हमें जो है अच्छे से आने लगे, जिसकी वजह से वो मार्क्स कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप दूर करते हैं तो आप फिर से प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, नई नई बुक्स लेके आते हैं, सैम्पल पेपर्स यूज़ करते हैं कि कौन कौन से सैम्पल पेपर हम लगाएं, कोई नई बुक्स खरीद लें जिसकी वजह से केस स्टडी हमारे सही हो जाए। ये सारी चीज़ों को आप सही करने के लिए आप फिर से स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मिनिमाइज करना होगा, तो आपको फिर आना पड़ेगा कहाँ पे? प्लानिंग पे। आप फिर से प्लान बनाने लगेंगे, प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करने लगेंगे रिसोर्सेज अलग अलग तरह के। उसके बाद वैसे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, आप फिर डायरेक्टिंग तक चले जाएंगे, और लास्ट आप कंट्रोलिंग में जाएंगे, और फिर कंपैरिजन करेंगे कि इस बार हमने वो डेविएशन जो है 90% तक हम सिक्योर कर पाए या नहीं कर पाए। तो आप अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमने प्लानिंग से स्टार्ट किया था और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बाद अगेन हम उस जो डेविएशन था उसको दूर करने के लिए फिर कहाँ पे आ गए? प्लानिंग पे आ गए। फिर हम कहाँ आ गए? ऑर्गेनाइजिंग पे, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी प्लानिंग जो है, मैनेजमेंट जो है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कभी भी वो ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने के बाद अगर वो कोई डेविएशन आता है तो उसको दूर करने के लिए हमें फिर से वो सारे स्टेप्स, वो सारे प्रोसेस स्टार्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो था ये स्टूडेंट का 90% सिक्योर करने वाला, ये उसने अगर अचीव कर लिया तो फिर उसका नया ऑब्जेक्टिव होगा, और जो नया ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान बनेगा, फिर रिसोर्सेज आएंगे, सारी कुछ चीजें जो है वो फिर से शुरू होंगी। तो प्लानिंग मैनेजमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है। हर एक लेवल के बाद आप दूसरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप फिर से नए प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सारे प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था प्रोसेस पढ़ाते समय कि प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है पोस्ट डीसी। पोस्ट डीसी का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। हमने ये भी बताया था कि अभी आप बहुत शॉर्ट में इस सारे प्रोसेस को, इन सारे स्टेप्स को पढ़ रहे हैं। आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इन चैप्टर्स को पढ़ना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है, और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसको भी आपको ध्यान देना है। तो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो भी फर्दर आगे क्लासेस होंगी आप उसमें देखते रहेंगे। अभी आपको ये 3 पॉइंट, पहला मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा ऑल परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या है? हर जगह होगा मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव। उसके बाद थर्ड आपने देखा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कभी भी मैनेजमेंट जो है वो रुकता नहीं है, रेगुलरली वर्क आउट करता रहता है। एक ऑब्जेक्टिव खत्म, दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा खत्म, तीसरा। अगर वो ऑब्जेक्टिव में कोई डेविएशन, फिर से प्लानिंग, फिर से ऑर्गेनाइजिंग, तो सारा कुछ रिपीट होते रहता है। दैट इज
फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी इसके बाद जो फोर्थ फीचर है वो भी हम आपको बताते हैं। क्या है फोर्थ फीचर? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं उनका पर्टिकुलर एक अपना मोटिव होता है। इंडिविजुअल हैव इंडिविजुअल मोटिव। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होगा वो एक अपना मोटिव लेके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है कि हमें अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, हमें अच्छे पर्क्स मिलने चाहिए, हमें अच्छे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, यानी सब कुछ उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, सब कुछ उसको अच्छा चाहिए होता है। दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर खुद का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, मार्केट में सर्वाइव कर सके। ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव होती है। तो अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल का उसका पर्टिकुलर अपना ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा एक इंडिविजुअल पर्सन जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया ताकि वो ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सके, अच्छे बेनिफिट्स उसको मिल सके। दूसरा इंडिविजुअल पर्सन वो है, यानी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या है, एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर अपना ऑब्जेक्टिव रखता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को वो चाहता है कि हमें अच्छी सैलरी मिले तो उसको अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा काम का मतलब उसको सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं होगा वो कभी भी उस इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी नहीं देगा, अच्छे बेनिफिट्स नहीं देगा। वो हमेशा ये ध्यान देगा कि आपकी वजह से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट की वजह से आपको कितना वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सके। तो यहाँ पे बात आती है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और जब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरी तरह से ये ध्यान देगा कि हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करें, उसके बाद हमको ऑटोमेटिकली जो है वो सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी का मतलब टीम स्पिरिट से है, कोऑर्डिनेशन से है, यानी इंडिविजुअल पर्सन मिलकर काम करेगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशनल ओनर्स जो होंगे, एम्प्लॉयर्स जो होंगे, वो आपको, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज का हम मतलब क्या समझे? ग्रुप एक्टिविटीज का मतलब है टीम वर्क। टीम वर्क यानी कोऑर्डिनेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन द एम्प्लॉयज तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो इजीली उन टारगेट्स को, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। और कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन होगा? टीम वर्क से। जब सब कोई मिलकर एक साथ काम करेगा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कभी भी ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी आपको क्या सबसे पहले अचीव करना होगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अगर आपने अचीव कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो है आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज़्यादा होता है तभी वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी, अच्छे बेनिफिट्स, पर्क्स प्रोवाइड करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं होगा तो कभी भी आपको वो प्रॉफिट, अच्छी सैलरी नहीं देगा। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ का होना मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट प्रमोट करता है ग्रुप एक्टिविटीज़ को कि लोग मिलकर काम करें, टीम वर्क में काम करें, आई को कन्वर्ट करें वी में, पर्सनल ध्यान ना दें, सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। यही मैनेजमेंट इस ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है? मैनेजमेंट को बोला गया कि मैनेजमेंट एक तरह से डायनेमिक फंक्शन प्रोवाइड करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। अब फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। चेंजेस कहाँ होगा? इन्वायरमेंट में। इसके पहले हमने परवेसिव के केस में इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में देखा था। इन्वायरमेंटल चेंजेस का मतलब क्या है? कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं? तो देखिए, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट में अभी आपने देखा था पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड लास्ट लीगल।
5 तरह के इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ बताया गया है। इसके अलावा इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं सारे ये, इंटरनल इन्वायरमेंट भी होते हैं, वो भी हम आगे 3rd चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ देखते हैं मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन का मतलब है कि मैनेजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट कैसे चेंज होगा? फ्लेक्सिबल है मैनेजमेंट, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, जैसा उसके पास सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज में अगर हम देख लेते हैं, पहले सपा गवर्नमेंट थी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है, लैपटॉप देना है, साइकिल देना है, तो उसके अकॉर्डिंग लैपटॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया, साइकिल्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। बट अभी बीजेपी गवर्नमेंट में ये सारे कुछ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करना है, कुछ अलग चीजें देनी है, तो उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम अपने एनवायरनमेंट को मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर देता है। इकोनॉमिकल चेंजेस, पर कैपिटा इंक्रीज हो गया, सैलरीज इंक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल का चेंजेस जो है तुरंत एडॉप्ट करता है ताकि वो मार्केट में क्या हो सके, स्टेबल रह सके। पहले हम लोग वैट पढ़ते थे, सीएसटी पढ़ते थे, वो सारी चीजें जो है जीएसटी में चेंज हो गई, और जीएसटी में चेंज होने के अकॉर्डिंग सारे मैनेजमेंट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जीएसटी सॉफ्टवेयर को यूज करने लगा। तो टेक्नोलॉजिकल में जो भी टेक्निक्स में जो भी चेंजेस होंगी, वो सारे चेंजेस को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे और उन सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजिकल यूज के थ्रू हम यूज करने लगे। सोशल इन्वायरमेंट में पहले सोसाइटीज के अकॉर्डिंग, कस्टम एंड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, लोगों का प्रेफरेंसेस को ध्यान रखते हुए हम प्रोडक्शन करते रहते हैं। पहले लोग कलर टीवी नहीं यूज करते थे, लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी करते थे। उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज को हमने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अंदर चेंज करके ट्रेडिशन में ला दिया, मॉडर्न टेक्निक्स यूज किए। वो सारी चीजें जो है इन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती हैं। वैसे ही लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन का चेंज हो जाना, सोसाइटी में कस्टम एंड ट्रेडिशन का चेंज हो जाना, ये सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस को मैनेजमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करता रहता है, अगर उसको मार्केट में सरवाइव करना है तो। अगर वो नहीं चेंज करेगा तो वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी डायनेमिक का मतलब यहां पे अगर हम बताएं तो बोला गया है कि मैनेजमेंट मस्ट बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने बिजनेस को, अपने जो भी वो यूज कर रहा है, जिस तरह के चेंजेस है उस तरह के चेंजेस को उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। लास्ट आते हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। अब देखिए हम यहाँ पे इंटेंजिबल का सबसे पहले मतलब समझते हैं। हमने अकाउंट्स की क्लास में भी आपको बताया था कि इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, वैसी चीजें जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, ना उसको हम टच कर सकते हैं, ना उसको हम देख सकते हैं, विच कैन बी ओनली फेल्ट। तो अब जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, वो क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, मैनेजमेंट को टच नहीं किया जा सकता, मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। तो इंटेंजिबल का मतलब क्या हो गया, इंटेंजिबल का मतलब है विच कैन बी फील ओनली, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी सी और टच, जिसको हम छू और देख नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को बोला गया कि मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, बट जो भी रिजल्ट आएगा मैनेजमेंट के वजह से, प्रॉपरली मैनेज होने की वजह से, उस रिजल्ट को हम देख सकते हैं, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको हम देख सकते हैं, और उससे हमको पता चलता है कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, कितने रुपए का मैनेज कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे फील नहीं कर सकते। रिजल्ट के फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं, रिजल्ट के फॉर्म में हम उसको प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं, बट अगर आपको बात किया जाए कि आप कितने परसेंट जो है आपने
मैनेजमेंट अच्छा किया, इसकी बारे में अगर बात किया जाए तो इसको हम केवल फील कर सकते हैं आसानी से, इजीली। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अगर टास्क प्रॉपरली अचीव हो गया यानी आपका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, मैनेजमेंट क्या हो गया, इंटेंजिबल, आपका रिजल्ट अचीव हो गया, आपका मैनेजमेंट क्या है, एक स्टूडेंट जो है वो अगर वो एक अच्छा मार्क्स लाता है तो लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम करता था। तो ये जो सारी चीज़ें उसने उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताई गई, दैट इज इंटेंजिबल। उसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं कि उसने अच्छा काम किया है, वो बहुत ही अच्छे से मेहनत करता था, वो टाइम टू टाइम अपने होमवर्क करता था। तो ये जितने भी चीज़ें हमने बताई वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंजिबल है जिसको हम फील कर सकते हैं। अच्छा स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है। अच्छा स्कूल कैसे हम डिसाइड करते हैं, वहाँ की डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन रहती है, सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो वो एक अच्छे स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है। टीचर्स अच्छे हैं, नॉलेज बच्चे का अच्छा है, रिजल्ट अच्छा देता है, वो सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट डिसिप्लिन के रूप में इंटेंजिबल को शो करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल का मतलब सिर्फ इतना है कि हम मैनेजमेंट को कभी भी देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ देयर रिजल्ट के फॉर्म में। लेकिन वो पर्सन जो उस टास्क को कर रहा है उसको हम टच भी कर सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं। जो पर्सन परफॉर्मिंग पोजीशन में उसको ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं, टच किया जा सकता है, बट उसको कभी भी फील नहीं किया जा सकता कि उसके रिजल्ट जो उसने अचीव किया उसको इजिली फील कर सकते हैं। दैट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, फिर से एक बार देख लेते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज का मतलब क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो आपका इजिली जो है वो टारगेट अचीव हो जाएगा। और ग्रुप वर्क, टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन, इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो साथ मिलकर काम करते हैं तो टारगेट इजिली अचीव होता है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है और उन चेंजेस को हमें तुरंत अडॉप्ट करना है ताकि हम आसानी से उन चीज़ों को भी, उन टारगेट्स को अपने अचीव कर सकें। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल का मतलब केवल फील किया जा सकता है, रिजल्ट को हम देख सकते हैं इन न्यूमेरिकल फॉर्म, हम जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है टास्क उसको देख सकते हैं, बट एट लास्ट जो हमारा पूरा होल वर्क है उसको गुड बैड इसमें इवेलुएट किया जा सकता है। क्वांटिटीज में इवेलुएट करना बहुत ही मुश्किल है कि मैनेजमेंट 500 रुपए का अच्छा काम किया, ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते, इसलिए मैनेजमेंट को इंटेंजिबल बोला गया है। लास्ट टॉपिक इसमें जो है मैनेजमेंट के फीचर्स में, वो आपको बताया गया है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल परफॉर्म करता है। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है वेरियस फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन जो हैं मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उसको इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमें देखना है। अब देखते हैं क्या है और क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहले हमने बताया कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि वेरियस फंक्शंस should perform by management। मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है, अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क में डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप टास्क डिसाइड करते हैं। अगर वर्क की बात करें तो वर्क में क्या डिसाइड किया जाता है, टास्क। सबसे पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या काम करना है, यानी टास्क के अंदर डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, कब किया जाएगा, हाउ इट इज टू बी डन, ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा। ये सारी चीजें सबसे पहले हम वर्क के अंदर, उस टास्क के अंदर डिसाइड करते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या डिसाइड करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करना होगा ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो क्या करना चाहता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा इसमें बोला गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आपने वर्क डिसाइड कर लिया, कैसे काम करेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, ये सारी चीजें डिसाइड कर ली गई। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम क्या करते हैं, उस काम के अकॉर्डिंग, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का हम अरेंजमेंट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज में का मेन मतलब क्या है कि हम जो है स्टाफिंग करेंगे, लोग को खोजेंगे, कौन से एम्प्लॉयज जो हैं हमको चाहिए, और हम स्टाफिंग वहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल में वर्कर्स को लेके आते हैं, एम्प्लॉयज को लेके आते हैं उस काम के अकॉर्डिंग। और इसी मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम डिवाइड कर देते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। हम काम को डिवाइड कर देते हैं डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के, वर्कर्स के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब दे दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है। एक बड़े ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स। क्यों, कौन सा काम कौन पर्सन करेगा, किस पर्सन को क्या करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिसाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल में क्या करना होगा, वर्क डिसाइड करना होगा। अब देखिए, आपने वर्क डिसाइड कर लिया, वर्कर्स के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग वर्कर्स आ गए, यानी पीपल आ गए, रिसोर्सेज आ गए, ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसके अकॉर्डिंग आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया, काम को छोटे टुकड़ों में बांट लिया, स्पेशलाइजेशन का ध्यान में रखते हुए कौन सा काम करने के लिए कौन सा पर्सन सही है, इसको ध्यान में रखते हुए आपने वो पर्सन ह्यूमन रिसोर्सेज अरेंज कर लिया। नेक्स्ट इसमें बोला गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है, अब टास्क को करना, अब वर्क जो है प्रोग्रेस में आएगा। पर्सन है, वर्क है, काम भी हो गया, पर्सन भी आ गया। अब आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है, फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यानी यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन में हम करते हैं इनपुट्स आ जाते हैं, इनपुट्स का वर्क इन प्रोग्रेस होने लगता है, वर्क इन प्रोग्रेस, और कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्जन इनटू आउटपुट। और ये किसके हेल्प से होगा, ये दोनों में इनपुट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, वर्क आ गया है और पीपल्स आ गए हैं, यानी वर्कर्स प्लस पीपल्स इनपुट्स, और इनपुट्स को वर्क में इन प्रोग्रेस में यानी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, और उस ऑपरेशन से क्रिएट क्या होता है, आउटपुट। और आउटपुट क्रिएट करते समय हमें ध्यान देना होगा क्या, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। टाइम का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजों के बारे में हमें ध्यान देना होगा जब भी हम ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने वर्क डिसाइड किया, उस वर्क के अकॉर्डिंग वर्कर्स आ गए, दोनों वर्क और वर्कर्स मिल गए, यानी इनपुट्स आपने लगा दिया उस काम को करने के लिए, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा आपका आउटपुट कन्वर्जन हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। यही है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। अभी तक आपने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें आपने एक एक पॉइंट्स को देखा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके क्या मतलब हैं। जिसमें सबसे पहले आपने देखा कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा आपने देखा कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट परवेसिव है। थर्ड आपने देखा मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, रेगुलर काम करता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। फोर्थ आपने देखा कि मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटीज, लोगों को मिलकर काम करना है। फिफ्थ आपने देखा कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या करेगा, डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट लास्ट सिक्स्थ आपने देखा मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, केवल हम फील कर सकते हैं, मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को हम केवल टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके
जो पर्सन का परफॉर्म कर रहा है उसको टच एंड देखा जा सकता है, सी किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट आपने देखा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत सारे काम करता है, क्या क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क को पहले डिसाइड करेगा क्या करना है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है ये डिसाइड किया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कौन करेगा वो डिसाइड किया जाएगा। जब वर्क और पीपल यानी वर्क और वर्कर्स दोनों मिल जाते हैं तो काम स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेशन शुरू हो जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है, और वर्क इन प्रोग्रेस होने से इनपुट कन्वर्ट हो जाता है आउटपुट पे। आउटपुट कन्वर्ट होते टाइम दो बातों का ध्यान रखना है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। यानी क्या ध्यान रखना है? टाइम मैनेजमेंट और मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम क्या लगाना है हमें? वेस्टेज करना है, कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है। दैट इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आज आपने हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप जरूर हमें बताएंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ताकि आपको आगे इन प्रॉब्लम्स को ना बियर करना पड़े, और इन फीचर्स के अकॉर्डिंग आप केस स्टडीज करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो।